हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक नज़्म है जिसका नाम है याद नगर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि ये नज़्म क्या है। इसका पैटर्न सेम रहेगा कि पहले नज़्म से पहले हम उसकी शायरा को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर हम नज़्म को डिस्क्राइब करेंगे कि भाई नज़्म क्या है और हमसे क्या कह रही है, इसका क्या मौजू है। एक एक बंद को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फाइनली हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बुक को पीछे से पढ़ाना शुरू करी है ना, यानी कि लास्ट चैप्टर हमने कल अपलोड कर दिया था। आज हम इससे सेकंड लास्ट चैप्टर अपलोड कर रहे हैं, यानी कल हमने 29 नंबर का चैप्टर अपलोड किया था, आज ये 28 नंबर है। और इसी तरह से हम पीछे से बुक शुरू कर रहे हैं। सारे चैप्टर एक एक करके रोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप लोग इसे देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। शफीक फातिमा शेरा 1930। शफीक फातिमा शेरा की पैदाइश नागपुर में 1930 में हुई। अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। बीए के इम्तिहान उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए के इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। ठीक है, तो अब आपको पता चलता है कि भाई शफीक फातिमा कब पैदा हुई है। 1930 में कहाँ हुई है? नागपुर में हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं, ये आप लोग साथ के साथ बनाते चला करें ताकि ये आपको आगे काम आए, है ना। उन्होंने अरबी फ़ारसी की तालीम जैसा कि रवाज था घर में ही हासिल कर ली। उसके बाद बीए का इम्तिहान उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया और एमए उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है, शेरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में उर्दू की उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया और यहीं से सबकदोश हुई। उस वक्त उनका जो क़याम है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है शेरा का जो इनका पहला मजमुआ है जिसका क्या नाम है? आफाक़ नवा, हैदराबाद से दिसंबर 1987 में शाया हुआ। इस मजमुए में सिर्फ नज़में हैं। ठीक है, तो अब आपको इनके मजमुए का नाम याद रखना है, ये आपके काम आएगा, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको बताते हैं कि इस मजमुए में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? नज़में थी। ठीक है, दूसरा मजमुआ जो इनका शाया हुआ है गुलाए सफ़ूरा के नाम से मकतबा जामिया नई दिल्ली नवंबर 1990 में शाया हुआ था। ये मजमुआ भी एक गज़ल और चंद क़तात के अलावा नज़मों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें सिर्फ एक गज़ल है और कुछ क़तात हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी सारी इसमें भी क्या है? नज़में हैं, है ना। सिलसिला मकामात के नाम से शेरा का कुलियात 2006 में एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाया हुआ। ठीक है, आगे आ जाइए। शेरा बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा है। ठीक है, शेरा जो है वो किस चीज़ की शायरा है? नज़्म की। ठीक है, उनकी नज़्मों का उसलूब और मरकज़ी ख़याल इतना मुनफ़रिद होता है कि कभी कभी नज़्म बहुत पेचीदा मालूम होती है और नज़्म का मफ़हूम पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आता। यानी वो इतना, हम कह सकते हैं उनका उसलूब और उनका जो मरकज़ी ख़याल है वो औरों से इतना ज़्यादा अलग है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि उस नज़्म का मौजू क्या है ना, उस नज़्म का मफ़हूम क्या है, यानी वो नज़्म हमसे क्या कहना चाह रही है, क्यों लिखी गई है वो नज़्म। अक्सर नज़्मों में शेरा ने इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात से भी मदद ली है, यानी उन्होंने काफ़ी नज़में वग़ैरह इस तरह से लिखी हैं जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला लिया या जो आपके वाक़यात वग़ैरह हैं इस्लामी तारीख़ उनके हवाला लिए हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने की तहज़ीबी और सियासी मसाइल को जिसे अंदाज से नज़्मों का मौजू बनाया है उससे भी उनका मुनफरद उसलूब नुमाया होता है। यानी उन्होंने जो समाजी मसाइल थे, जो सियासी हालात चल रहे थे, है ना, समाज में, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने अपनी नज़्मों का मौजू बनाया। यानी उन्होंने सियासी नज़में वग़ैरह भी लिखी हैं जो हम कह सकते हैं जो एक दौर की अक्कासी कर सकती है ना, तो उनसे भी उनका एक मुनफरद अंदाज़ देखने को मिलता है। कहते हैं याद नगर एक नुमाइंदा नज़्म है। ठीक है, याद नगर जो है ये भी एक नुमाइंदा नज़्म है। इस नज़्म का आहंग और उसका मखसूस नगमा कारी को मुतवज्जो करता है। इस नज़्म में वतन से दूरी या जिलावतनी के एहसास को बहुत खूबी से नज़्म किया गया है। यानी जब इंसान अपने वतन से दूर होता है, जो उसका घर है, जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो बड़ा है ना, बड़ा हुआ, खेला कूदा, अगर उसको उस जगह से दूर कर दिया जाए तो उसके दिल में जो बेचैनी होगी, जो इज़्तिराब होगा, उस चीज़ को यहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। याद नगर
मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, कि तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, हम एक एक बंद को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह को समझेंगे, ठीक है। बाकी इस नज़्म को शुरू करने से पहले, इसके जो हमने ये चार मिसरे पढ़े हैं, इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो नज़्म है ये फसादात के ऊपर लिखी गई है ना। और हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से उनका अपनी आंखों देखा हाल हो सकता है। जिस तरह से इसमें उन्होंने ज़बान का इस्तेमाल किया है या जिस तरह से उन्होंने अपने जज्बात को पेश किया है, उसे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं उनकी आप बीती हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या लिखते हैं, मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पे। किससे बात हो रही है? अपने वतन से बात हो रही है, क्योंकि आप तीसरे मिसरे को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, है ना। यानी शायरा किसी से कह रही है कि मैं तेरे सब्ज़े पे ओस बन के बरस जाऊं, है ना। मैं तेरी वादियों में क्या है, गीत बनकर खो जाऊं। किससे कह रही है? अपने वतन से कह रही है, ए वतन मुझे एक बार बुला ले अपने पास, है ना। जैसे तू मुझे अपने पास बुलाएगा, मैं तेरी खाक के दामन में क्या है, छुप कर सो जाऊंगी, यानी वहीं जो है दफन हो जाऊंगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब 1947 में जब आज़ादी हुई है, तक़सीम हिंद हुआ है, उस दौरान क्या था, बहुत सारे लोगों को अपने घर से हिजरत करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, कैंप में रहना पड़ा, है ना। तो उस जगह पे अब अपने घर की जैसे ना आराम मिलता है ना सुकून मिलता है, और फिर कत्लो गारत का, है ना, इन सब चीज़ का कि कौन आ जाए, कब क्या हमारे साथ हादसे शुरू हो जाए, इस चीज़ का दिल में खौफ रहता है ना। तो उसी चीज़ को ये याद कर रही हैं कि मैं अपने वतन से दूर हो चुकी हूँ, अपने घर से दूर हो चुकी हूँ, और उसके लिए ये कह रही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपकी किताब में एक तस्वीर भी बना दी गई है। तो कहते हैं, शगुफ्ता घास में ये जर्द जर्द नन्हे फूल, ना जाने किस लिए पगडंडियों को तकते हैं, उन्हें खबर ही नहीं उनको चुनने वाले आज घरों से दूर किसी कैंप में सुसकते हैं। हुई बात क्लियर अब आप लोगों की? क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ ली थी इसलिए मुझे ये चीज़ क्लियर थी, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम इसकी और बंद पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, शगुफ्ता घास यानी जो एक खूबसूरत मुलायम सॉफ्ट घास है ना, वो क्या है, उसमें नन्हे नन्हे जर्द जर्द फूल खिले हुए हैं। ना जाने वो फूल पगडंडियों को क्यों तक रहे। देखिए पगडंडी क्या होती है, जैसे ये पूरा खेत है, मान लीजिए ये आपका एक खेत है, तो खेत में ना ये साइड में रास्ते बना दिए जाते हैं। अब ये किसी दूसरे का खेत शुरू हो जाएगा, तो ये जो होती है पगडंडी होती है जिससे लोग चलते हैं, क्योंकि अगर आप खेत में चलेंगे तो खेत क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इंसान पगडंडी पगडंडी जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो फूल हैं नन्हे नन्हे, वो पगडंडियों को तक रहे हैं। क्यों तक रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई आएगा और वो मुझे यहाँ से चुन के ले जाएगा, है ना। लोग पगडंडी के ज़रिए आते, देखिए जैसा कि यहाँ आप इसमें देख भी पा रहे हैं, जैसे ये पूरा आपका खेत बना हुआ है, ये देखिए एक खेत बना है, ये बीच में जो ये रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है ये पगडंडी कहलाता है, ठीक है। तो वो यही देख रहे हैं कि इस पगडंडी से कोई आएगा और हमें तोड़ के ले जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है कि उनको जो चुनने वाले हैं, जो उन्हें तोड़ के ले जाते हैं, जो उनको चुन के ले जाते हैं, वो अपने घरों में नहीं है, वो किसी कैंप में सुसक रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। उन्हें अपने घरों की याद आ रही है, लेकिन वो मजबूर हैं और वो किसी कैंप में है, ठीक है। तो ये थी इस बंद की तशरीह। कई घरानों के फरियादें इसमें डूब गई, अब इस कुएं पे न आएगी कोई पनहारी, किसान खेत न सींचेंगे ऐसे पानी से, हरी न होगी उसे पीकर कोई फुलवारी। अब क्या कहते हैं कि कुछ कुएं ऐसे हैं, देखिए कत्लो गारत का जब आलम था, और आपने कई मूवीज़ वगैरह देखी होंगी जो 1947 की तक़सीम हिंद पे बनाई गई हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कैसे ना, मतलब अपने आप को भूल जाते हैं और वो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं जानवर का रूप ले लेते हैं, है ना। वो ये नहीं सोचते कि ये बच्चा है या ये बूढ़ा है या ये औरत है या ये आदमी है, वो कुछ नहीं सोचते। बस उनके ऊपर एक जलाल, एक भूत आ जाता है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही एम होता है, क्या, कि बस मारो, है ना, खूरेज़ी करो, फसाद को बढ़ाओ, है ना।
तो कहते हैं कि जब इस तरह का कोई फ़साद होता है तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह मासूम लोग मार दिए जाते हैं। तो कहते हैं बहुत सारे घरों के ऐसे लोग जो बेचारे उस कुएँ में मार के डाल दिए गए, है ना? उस कुएँ में क्या है, अब उन लोगों का खून है, छोटे-छोटे बच्चे, बड़े, औरतें, बूढ़े, है ना? उनको मार के उसमें डाल दिया गया है जो कि बेगुनाह है ना? उनको डाल दिया गया, तो अब उस कुएँ पर कोई भी पनहारिन पानी भरने नहीं आएगी, है ना? पनहारी किसे कहते हैं? वो जो पानी भरने आती हैं औरतें, है ना? अब वो वहाँ पानी भरने नहीं आएँगी, क्यों? क्योंकि उसका पानी एक तो भई किसी के खून कोई मिल जाने से गंदा हो गया है। दूसरा, जब वो वहाँ जाएँगी तो उन्हें खौफ़ नहीं आएगा उस चीज़ को देखकर। वो खौफ़ज़दा होंगी। उनको उस चीज़ का ख़्याल आएगा कि भई इसमें इस घर के इतने लोगों को मार के डाल दिया गया था, है ना? किसान उससे अब खेत नहीं सींचेगा। सींचने का मतलब क्या होता है? जो पानी लगाते हैं खेतों में, है ना? कहते हैं अब कोई भी फुलवारी, कोई भी क्यारी उस पानी से हरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस पानी में खून मिल गया है, वो भी बेकसूरों का खून। आ रही है बात समझ में? तो भई देखिए, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप भी सैड सैड हो जाएँगे और मैं भी सैड सैड हो जाऊँगी, है ना? हमें सिर्फ़ ऐसे पढ़ाई की तरह पढ़ना है, लेकिन फिर भी देखिए, जो हुआ है, जो गुज़रा है, वो तो एक हकीकत है ना, उसको हम नहीं बदल सकते और वो हमें जानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको दिया गया है, हम इसे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सतही तौर पर पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ और आप थोड़ा-सा अपसेट भी ना हो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, इस बंद में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसी चीज़ की अक्कासी की गई है। कहते हैं, यही नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शाबानो को वो 12 नज़र आई। हटी जो रेत तो चमका वो चाँद समा था, चली हवा तो वो रेशम से जुल्फ़ लहराई। कुछ समझ में आया बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ कह रहे हैं कि जब एक मासूम बच्ची को मार दिया गया तो मार के खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, नहीं तो जो मासूम लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा कि शायद यहाँ पे भी कोई फसादी बैठा है, तो बच जाएंगे, है ना? तो वो क्या करते थे, अपने गलती को, अपने गुनाह को, जो कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उसको वो ना दफनाते चलते थे या दबा देते थे या जला देते थे, जिससे उनका राज ना खुल पाए। ठीक है? तो एक छोटी सी मासूम बच्ची है जिसको उन्होंने क्या करा है, मार डाला है और मार के नदी के किनारे दफना दिया है। ठीक है? अब क्योंकि नदी के किनारे बहुत अच्छी मिट्टी तो होती नहीं है जो दफनाने पर वो दबी रहे, वहाँ पे क्या है, रेत है ना? और रेत होने की वजह से, रेत क्या होती है, हवा से हट जाती है क्योंकि वो लूज़ होती है। ठीक है? तो कहते हैं जब रेत हवा चली तो उसका चाँद सा माथा चमका। ठीक है? मासूम बच्ची है और जब हवा चली तो क्या हुआ, उसकी जुल्फ़ लहराई जो कि कैसी है, रेशमी-रेशमी है। तो यहाँ पे एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस कदर कत्ल गारत हुए हैं उस ज़माने में, है ना? कैसे बेगुनाहों ने, कैसे बेकसूर बच्चों ने, बच्चियों ने अपनी जान को गँवाया है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैं तेरे पाँव पढ़ूँ, हाथ रोक ले कातिल, उसे ना मार जो तेरी तरफ हमकता है। ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है, ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है। क्या कहती है, यहाँ पे एक फसादी है जो एक छोटे बच्चे को मारने जा रहा है ना? तो उसकी माँ है या जो भी है, बहरहाल वो विनती कर रही है कि भाई मैं तेरे पाँव पढ़ रही हूँ। पाँव पढ़ने का क्या मतलब होता है बेटा? पाँव पढ़ने का मतलब होता है कि हम किसी से इल्तिजा करें, है ना? रहम की भीख मांगे कि भाई मत करो ऐसा प्लीज़, है ना? हाथ रोक ले कातिल, कातिल से कह रही है कि भाई तू हाथ रोक ले अपना, इसे मत मार जो तेरी तरफ क्या है, हमक रहा है, यानी उसे पता ही नहीं है, वो तेरी तरफ मतलब खुशी से आ रहा है, वो सोच रहा है कि तू उसका अपना है। उसे क्या पता कि तू फसादी और उसे मारने आया है। अगर उसे ऐसा पता होगा तो वो कभी तेरी तरफ नहीं आएगा, वो बहुत मासूम है। इतना मासूम है कि तेग यानी तलवार को भी वो क्या है, खिलौना समझ के खेल रहा है, यानी उसको नहीं पता कि उस तलवार से उसका हाथ कट सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। वो मासूम बच्चा है, यानी वो इतना मासूम है कि वो लाल फेंक कर अंगारे को चूस सकता है। लाल किसे कहते हैं? लाल पत्थर होता है जो बहुत कीमती होता है ना? अगर कोई इंसान समझदार हो तो वो उस लाल पत्थर को क्यों फेंकेगा, वो तो उसे संभाल लेगा, है ना? कहते हैं वो इतना मासूम है कि वो लाल पत्थर को फेंक के अंगारे को चूस लेगा, है ना? उसे नहीं पता चलेगा कि अंगारा चूसने से मेरी ज़बान जल जाएगी या पहले उसे उठाने से मेरे हाथ जल जाएंगे। वो बहुत मासूम है, तुम उसे मत मारो। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब फसाद की अक्कासी तो हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बंद पे आते हैं। कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कहा किसी ने कि उम्मीद अब बहुत कम है। इलाही, डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, मेरे चिराग की लौ आज कितनी मध्यम है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने सारे रिश्तेदार वगैरह की भी बात हो रही है ना, कि भाई माँ के बिना बच्चे का क्या हाल है, बच्चे के बिना माँ का क्या हाल है ना? बीवी का शौहर के बिना क्या हाल है, या माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल है ना? तो गर्ज़ ये है कि यहाँ पे सारे जो जज्बात है उन सबको पेश करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे क्या है, एक बीवी है ना, जिसके शौहर जो है फ़साद में लापता हो गए हैं, तो कोई उससे आके कह रहा है कि वो जल्द लौट आएँगे, तुम फ़िक्र मत करो बहन, है ना? कोई कह रहा है नहीं, नहीं अब बहुत कम उम्मीद बची है, हो सकता है वो मर गए हों, हो सकता है उन्हें फ़सादियों ने मार दिया हो, है ना? तो अब वो औरत अल्लाह पाक से दुआ करती है, कहती है इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, यानी मेरा दिल जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, डूब रहा है, डूब क्यों रहा है? क्योंकि उसे घबराहट है, वो बिल्कुल मज़लूम हो गई है, अकेली है ना? तो उसे बहुत डर लग रहा है, तो कह रही है अल्लाह मेरी मदद कर, है ना? मेरे चिराग की जो लौ है, जो आज इतनी मद्धम है, बहुत हल्की है, उसको क्या कर दे तू रोशन कर दे, है ना? यानी मुझे मेरे शौहर से मिलवा दे वापस, है ना? जो गुम गए हैं, जो फ़साद में कहीं चले गए हैं, उन्हें वापस ला दे। समझ रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निबोली नीम की पक्की, अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। वो अपनी माँ से लिपट कर ना रो सकेगी कभी, ना सिर पर हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए ये पहले तो आपको निभोली का पक जाना जो है ये बसंत के आने की अलामत होती है, ठीक है। और जब बसंत आते हैं यानी हर तरफ खुशहाली होती है, तो उस वक्त जो औरत या जो लड़की जो अपने माँ बाप से दूर होती है तो वो सावन के गीत वगैरह गाती है ना। तो कहते हैं लेकिन मुझे वो गीत कैसे याद आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब मैं गीत गाऊंगी तो माँ मुझे याद, मतलब मैं माँ से लिपट के रोऊंगी, मुझे याद आएगी माँ की। लेकिन अब तो माँ है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो कैंप में हूँ, पता नहीं मेरी माँ कहाँ है ना। माँ जाया मतलब क्या होता है, भाई, है ना। तो अब ना तो भाई है जो मेरे सर पर हाथ रख के मुझे तसल्ली दे के तुम रो मत, है ना। मतलब ये कि अब हर तरफ ना एक मायूसी का आलम तारी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे पता है बहुत बेसुरी सी हो रही है ये, है ना, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है तो आपको पढ़ना है। और ये एक हम कह सकते हैं ना कड़वी सच्चाई है जिसे हमें रूबरू होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुना है नींद में वो चौक चौक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, पड़ोसियों से ये कह दो वो मशाले रख दे, एक के एक गांव के घर के साथ साथ जलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखिए आप कुछ भी गलत काम कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपकी रूह या आपकी हम कह सकते हैं ना जो एक अंतरात्मा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो आपको झंझोड़ेगी नहीं, है ना। तो कहते हैं कि जिन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को या बेगुनाह औरत और आदमियों को मारा था, कत्ल किया था, अब क्या है नींद में क्या है वो चौंक रहे हैं, अब उन्हें खौफ आ रहा है ना। जिन हाथों पर क्या था, कत्ल का हम कह सकते हैं दाग था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है ना। आज वो हाथ क्या है जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत काम करेंगे तो आप बच जाएंगे, आपकी जो रूह होती है ना वही आपको झंझोड़ के रख देती है। जब आप तसल्ली से सोचते हैं ना तो आपको खुद एहसास होता है उस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हम हसास नहीं हैं, है ना। वक्ती तौर पर हम हो सकता है इस तरह से पागल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरे तौर पर पागल हो गए और कभी हमें सही और गलत का एहसास ही नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं पड़ोसियों से कह दो कि ये मशाले बुझा दे, ये जो रोशनी के लिए आपने मशाले जला रखी इन्हें बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब फसादी जो थे वो क्या कर रहे थे, वो किसी एक घर को अगर जला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके पड़ोस वाले घर नहीं जलेंगे। तो कहते हैं अगर मैंने एक घर जलाया तो ये और ये अपने आप जलेंगे, है ना। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बता रहे हैं कि कुछ को हमने जानबूझ के बर्बाद करा और कुछ अपने आप बर्बाद हुए। आ रही है बात समझ में? इलाही शाम अब उस गांव में ना आने पाए कि इसके आते ही दुखियाए मिल के रोती हैं, दरिंदे अपने भुटों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा की जान खोती हैं। अब क्या कहती है, अब शायरा जो हैं वो अल्लाह पाक से दुआ कर रही हैं कि या अल्लाह वो शाम दोबारा कभी ना आए, जिसमें क्या होता है जो वहाँ की औरतें हैं जिन्होंने अपने किसी घर को, किसी ख़ानदान वालों को खोया है ना, चाहे वो उनके पापा हों या उनके भाई बहन हों,
है ना, या उनके बच्चे हों, जो भी हों, एक्स वाई जेड, उन्होंने खोया है, तो क्या है वो सब आपस में मिल के रोती हैं। और उनकी रोने से उनकी जो आहुजारी की आवाज़ें हैं, चीखने पुकारने की जो आवाज़ें हैं, वो इतनी खौफनाक हैं कि उनसे डर लगने लगता है ना। और जिन्होंने ये कत्ल गारत करी है ना, जब उनके कानों में आवाज़ आती है तो वो भी घबरा जाते हैं, है ना। और कहते हैं इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक वाली वो आवाज़ें हैं कि जो हवाएं हैं ना, वो भी पहाड़ से जाके टकराती हैं और अपनी मतलब अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि इतनी दर्दनाक आवाज़ मैं कैसे सुन सकती हूँ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश भी की है, लेकिन उसका मकसद ये है कि आप उस दौर के जो हालात थे, जो लोगों पे बातें गुजर रही थी, उस चीज़ को महसूस कर सकें। आप समझ सकें कि जो आज हम आज़ादी जी रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है ना। उसमें बहुत सारे लोगों का कत्ल गारत हुई है, बहुत सारे लोगों का खून बहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि अंग्रेज़ों ने कुछ का बहाया और कुछ का हमने खुद बहाया। ठीक है, लेकिन खून तो बहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो कंदील माँ रोशन है। इसी फिज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। अब क्या कहते हैं, अब जो शायरा है वो कैंप में है, तो कैंप में तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। उसी में एक ऐसी औरत भी है जिसका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो कहती है, शायरा उससे मुखातिब होकर कहती है कि तुम परेशान मत हो, है ना। तुम्हारा बेटा भी क्या है, वो तुम्हारे घर का चिराग है, वो भी इस चाँद की तरह आसमान में क्या होगा, चमकेगा। तो अब जो बच्चे की माँ है वो भी ये बात बोलती है कि ठीक बात है, ये मेरा बेटा भी चाँद था, पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन ए चाँद तू जब तक आसमान पे है तब तक मुझे गुर्बत में राह दिखाने वाला कोई है। गुर्बत क्या मतलब होता है, देखिए गुर्बत गरीबी को भी कहते हैं, और गुर्बत जो है वतन से दूरी को भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब कहाँ है, कैंप में है, अपने अपने घरों से दूर है। आ रही है बात समझ में? तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। नया था चश्माए महर और नया था रंगे सहपहर, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आए हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा, है ना। तलाई का मतलब क्या होता है, गोल्डन, सुनहरी। ठीक है, इसके बाद वादी आपकी कहते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों। ठीक है, तलातुम मतलब होता है तूफान। ठीक है, शुआएं, शुआएं किसे कहते हैं, जो किरणें होती है ना, उनको कहा जाता है शुआएं। ठीक है, अब पहले मीनिंग समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नया था चश्माए महर, यानी कि सूरज का जो चश्मा है, सूरज जो निकला है आसमान पे, सूरज की जो किरणें हैं। ठीक है, और सिपहर भी नया था, यानी आसमान भी नया था, साफ़ सुथरा था। लेकिन हर गोशे से अजल, अजल मतलब क्या होता है, एक तरह से मौत, है ना। मौत की आहट आ रही थी। क्या कहते हैं, चलिए अब इसे देख लेते हैं। अब शायरा अपने फिर से कहाँ बैठी हुई है, वो बैठी है कैंप में। ठीक है, और वो अपने गांव को, अपने घर को याद कर रही है। कह रही है कि सुनहरी सुनहरी घास थी, है ना, और जो वादी है, यानी जो पूरा गार्डन था, जो भी चीज़ थी वादी, तो वो क्या था, बहुत खूबसूरत था। उसमें एक तूफ़ान सा उठा हुआ था, हवा से नरम नरम जो घासें हैं वो जब सरसराहट हो रही, तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो सूरज की किरणें निकल रही हों, है ना। सूरज भी नया था, आसमान भी साफ़ सुथरा था। लेकिन इन सब के बावजूद दिल में एक चीज़ का डर था। क्या डर था, कि पता नहीं कहाँ से फसादी आ जाएंगे और हमें मौत के घाट उतार के चले जाएंगे, है ना। हर तरफ ये एक खौफनाक मंजर था हमारे दिमाग में, यानी हर कोने से, हर जगह से हमें मौत की आहट सुनाई दे रही थी, कि पता नहीं किधर से कौन निकल के आ जाएगा और हमें मार के चला जाएगा। ठीक है, हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, यानी हवा ने क्या कर दिया, दीप को बुझा दिया। पहले दिए रख के लिखते थे, पढ़ते थे लोग, तो हवा से दिया बुझ गया, लेकिन दिया अगर बुझ गया तो आसमान पे चांद निकल आया जिसने रोशनी कर दी। तो अब अपने आप से मुखातिब होकर शायरा कह रही है, कलम को तेज़ चलाओ कि ये भी डूब ना जाए। यानी अब कह रही है कि भैया अब जो तुम्हें लिखना है उसे स्पीड में लिखो, क्योंकि दीप तो बुझ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि चांद भी डूब जाए और फिर से अंधेरा हो जाए। खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं, यानी जो दिल की धड़कनें हैं, है ना, उसका ही एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये रुक जाए तो फिर पलट कर ना आए।
है ना। जब हमें छींक आती है, जब हम स्नीज़ करते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 1 सेकंड के लिए हमारी जो धड़कन रुकी थी वो दोबारा से अल्लाह ने चालू कर दी, है ना। उसी चीज़ को शायरा यहाँ कह रही है कि भई दिया बुझ गया है, चाँद कहीं दोबारा ना डूब जाए, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। यह इंसान के खुद अपने दिल का भरोसा नहीं, अगर दिल की धड़कन एक बार रुक जाए तो पलट कर ना आए, फिर कैसे हम जिएँगे? तो यानी हम क्या होंगे? मर जाएँगे, मिट्टी में मिल जाएँगे, राइट। चलिए अब इसका आखिरी बंद पढ़ते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबद और दर दूध में नहाए हुए सितारों को एक कहानी कहो कि रात कटे ना, याद आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए। शायरा फिर अपने आप से ही मुखातिब है और क्या कहती है? ये चांदनी का उजाला यानी चांदनी की रोशनी है, और ये नीम मतलब होता है आधा, है ना। नीम शब्द यानी आधी रात गुजर चुकी है, उसमें सुकून है, ठीक है, क्यों सब लोग सो चुके हैं। सफ़ेद गुंबद दर व दूध में नहाए हुए, अब क्या है, जो दीवारें हैं, जो गुंबद हैं, वो सब क्या है, उस चांद की रोशनी में नहाए हुए हैं, इसलिए सब कैसे चमकदार हो रहे हैं, साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। अब वो सितारों से बात करते हुए कहती है, सितारों तुम्हें कोई मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरी ये रात जो है ये कट जाए, और जो रोज़ और शब मैं भुलाना चाह रही हूँ ना, वो मुझे मैं भूल जाऊँ, कि मैं याद भी करूँ ना तो भी वो मुझे कभी याद ना आए। ऐसा लगे कि वो रात और दिन जो मैंने कैंप में गुजारे हैं या फसाद के दौरान गुजारे हैं, वो कभी मुझे याद ना आए, वो ऐसे मेरे जहन से चले जाएं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये थी एक आपकी नज़्म। उम्मीद करती हूँ आपको नज़्म अच्छी लगी होगी। आई नो वो बहुत बोरिंग नज़्म है, बट देखिए बेटा, इसमें ना आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने किन किन मुश्किलों का सामना किया था आज़ादी के बावजूद। कि अगर हम मश्क की बात कर लें तो इसमें पहले लफ्ज़ मायने दिए गए हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है शाबानों का मतलब होता है शाबान की जमा यानी जो चरवाहे होते हैं, ठीक है। माँ जाया कहते हैं भाई को, है ना। दुखियाई यानी गमज़दा औरतें, कंदील कहते हैं जो चिराग या लालटेन होती है उनको। गुर्बत परदेस को कहा जाता है। तलाई मतलब सुनहरी, ठीक है। इसके बाद तलातु मतलब तूफ़ान, शुआ मतलब किरण, महर मतलब सूरज, सपहर का मतलब होता है आसमान, नीम शब यानी आधी रात, पनाहगीर यानी पनाह लेने वाला, ठीक है। तो ये थे आपके लफ्ज़ मायने, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको आगे काम आएंगे। गौर करने की बात अगर हम पढ़ें तो लिखते हैं, नज़्म क़त्ल व गारतगिरी के अल्फाज नज़्म के मरकज़ी ख़याल की तरफ इशारा करते हैं। शायरा वतन से दूर जाकर वतन से मुताल्लिक़ चीज़ों को याद करती है। नज़्म की फ़िज़ा गमगीन और दर्दनाक है, ठीक है। ये वही चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है कि भाई नज़्म में जो है क़त्ल व गारतगिरी की बात की गई है ना। इसके बाद शायरा जो है वो कहाँ एक कैंप में है, अपने घर से दूर है, तो वो अपने वतन की चीज़ों को याद कर रही है, और इसकी जो मेन फ़िज़ा है वो क्या है, गमगीन और दर्दनाक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सवालात की, तो देखिए यहाँ लिखा है नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है। अब मैं आपके जो इसके आंसर्स है वो अभी मैं आपको आंसर शीट में लिख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें, ठीक है। नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है बताइए। इसके बाद लिखा है नज़्म का उन्वान याद नगर नज़्म के लिए कितना मौजू है, यानी कि कितना अच्छा है, कितना सूटेबल है, ये आपको बताना है। तो इसके बाद लिखा है इलाही ये शाम अब उस गाँव में ना आने पाए, है ना। तो इस नज़्म में जो ये बंद है, इस बंद में शाम से क्यों खौफज़दा हुआ है, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बेटा जो फ़साद वगैरह होते हैं ना वो रात में ही शुरू होते हैं, अंधेरों में ही शुरू होते हैं, ताकि कोई उन्हें देख ना पाए कि इसकी स्टार्टिंग किसने की, ठीक है। नज़्म के आखिरी मिसरे में नज़्म का किरदार बुलाए हुए शब और रोज़ को क्यों नहीं याद करना चाहता है, तो इसलिए याद नहीं करना चाहता है क्योंकि ना वो एक बहुत खौफनाक चीज़ है ना। वो सोचता है कि भाई ना ही याद आए तो बेहतर है। चलिए हम लोग आंसर देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से डिस्कस कर दूंगी मैं। इसके बाद अगर हम बात करें अमली काम में, तो कहते हैं कि अपनी पसंद के 3 बंद जो है याद करके उस्ताद को सुनाना है, और चौथे और पाँचवें बंद की तशरीह करनी है, ठीक है। तो तशरीह मैंने आपके सारे बंद की आपको समझा दी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले सवाल का जवाब आपको लिखा है कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, फ़साद और क़त्ल व गारत है,
ठीक है। नज़्म का उन्वान याद नगर नज़्म के लिए क्यों बेहतर है? तो कहते हैं इस नज़्म का मरकज़ी किरदार क्या है? एक फ़साद ज़दा औरत है, ठीक है, जो एक कैंप में वतन से दूर पनाह गुरेज़ है, यानी कि वतन से दूर है। कहाँ है? कैंप में है। उसे वहाँ फ़साद के हाथ से बच्चों का मारा जाना, घरों में आग लगना, है ना? ये तरह से हौलनाक मतलब होता है डरावने, खौफ़नाक जो मंज़र हैं वो सामने आ रहे हैं, है ना? इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसका जो उन्वान है याद नगर वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका इलाही कि वो जो शाम है वो अब दोबारा कभी ना आए। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई शाम के वक्त ही फसाद शुरू होते हैं, कत्लो का गारत का बाज़ार गर्म होता है ना? औरतें बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं, सारी तरफ क्या है, माहौल बहुत ज़्यादा मतलब खौफनाक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना? इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये इस तरह की शाम दोबारा कभी किसी गांव में या किसी की भी ज़िंदगी में ना आए, ठीक है। और आखिरी सवाल अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं आखिरी मिसरे में नज़्म में क्या बताया गया है? तो ये कहना चाहते हैं कि भई ये जो शाम है ये कभी भी लौट कर ना आए और मैं इसे याद नहीं करना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफ़नाक है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारी चीज़ें इसी तरह से हम पैटर्न वाइज़ भेजते रहेंगे आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप वीडियो उसको पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, इसका इस्तेफ़ादा कर सके, है ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।